हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की जो थ्योरी वाली क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और इसमें हम आपके धातु अधातु और उनके यौगिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको बता दें अभी तक की थ्योरी वाली ये हमारी क्लास नंबर 29 होगी। इससे पहले 28 क्लासेस हो गई हैं जो आपको प्ले लिस्ट में सारी की सारी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो जैसे आपकी पात्रता परीक्षा में फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका कौन सा? पदार्थ। कौन सा है आपका? पदार्थ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ का पूरा आपको वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये आपके जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और आपका जब जो चयन परीक्षा है या जो मेंस एग्जाम आपका होगा उसका नोटिफिकेशन भी जब आ जाएगा तो आप वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक देखेंगे, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो जो पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण आप देखिएगा। पदार्थ को दो भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर और आपके रासायनिक अवस्था। तो भौतिक में आपको ठोस, द्रव और गैस पढ़ना है। इसके बाद चौथी और पांचवी अवस्था भी आपको पढ़नी है। प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ने हैं। फिर इनके प्रकार भी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो पदार्थ होता है वो किससे बना होता है? आपके परमाणु से। परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो आपको पूरी की पूरी परमाणु संरचना पढ़नी है। अब परमाणु संरचना के बारे में किसने क्या चीज़ें बताई हुई हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें होती, किसने कौन सा मॉडल दिया परमाणु के संबंध में, नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया है, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके अलावा कक्ष क्या है, उपकक्ष, इस सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अगला टॉपिक आता है वो होता है आपकी आवर्त सारणी। तो वहाँ पर आपको ये दिया गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो अब आप जब पढ़ते हैं तो जो 118 तत्व आवर्त सारणी में दिए गए हैं वो आपको जानना चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ पर स्थित है आवर्त सारणी में। तो पूरा का पूरा आवर्त सारणी का इतिहास भी हम आपको करवा चुके हैं। डोवे राइनर के त्रिक मॉडल से लेकर के आपका जो वर्तमान का जो क्या बोलते हैं वर्तमान का जो वर्गीकरण है, जो मौजले की आधुनिक आवर्त सारणी है, वहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। इसके बाद आपको धातुएं कहाँ पर स्थित होती हैं आवर्त सारणी में, अधातुएं कहाँ पर स्थित हैं, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी आपको कवर करवाई हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक टॉपिक्स बच जाता है जो है आपका धातु अधातुओं के यौगिक। तो यौगिक क्या कहलाते हैं ये भी आपको बताया हुआ है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसके अलावा आपको मिश्रण भी कराया हुआ है, मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अब जो तत्व होते हैं उसको ना तो हम भौतिक या रासायनिक विधि से हम संश्लेषित कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक जो स्वतंत्र अवस्था में है और अकेला रहता वो क्या होता है? तत्व। तो तत्व के बारे में आप देखिएगा, जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उसमें 118 तत्वों का अध्ययन हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो अब इन 118 तत्व हैं इनको भी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन सी आपकी धातुएं हैं, कौन सी आपकी अधातुएं हैं, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, इनको बांट दिया गया है। ठीक है, अब जो धातु पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो भी आपको करवा चुके हैं। इसके बाद अधातुओं के बारे में भी आपको चीज़ें बताई हुई हैं। फिर आपकी उपधातुएं, मतलब जो धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? उपधातुएं कहलाती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो धातुएं होती हैं उनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट धातुएं हैं जैसे आपकी मिश्र धातुएं हो गई। ठीक है, तो जो आपकी पूरी की पूरी आवर्त सारणी है उसको आपने देखा होगा 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक तो S ब्लॉक है, एक P ब्लॉक है, एक D ब्लॉक है और एक आपका F ब्लॉक है। तो S ब्लॉक में आपकी क्षारीय धातुओं को रखा गया है। अब S ब्लॉक में भी जो आपका पहला वर्ग आता है उसमें आपका क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। दूसरे वर्ग में आपकी कौन सी हैं? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। और फिर S ब्लॉक और जो आपका सबसे अंत में जो होता है P ब्लॉक, उसके बीच में स्थित होता है D ब्लॉक जिसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अब इससे जो पिछले लेक्चर थे मतलब 27 देखिएगा, 28 नंबर की जो क्लास है उसमें हमने धातुओं के यौगिक करवाए। अब जो इम्पोर्टेंट धातुएं हैं उनके यौगिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किसका यूज होता है, किसका सूत्र क्या होता है, क्या इसके आपके यूजेस होते हैं। ठीक है,
तो यही जो टॉपिक है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपका जैसे कह दिया सोडियम, ठीक है, तो सोडियम धातु के बारे में बताया और इसके अलावा सोडियम के क्या कुछ यौगिक होते हैं उसके बारे में कवर किया। फिर हमने मैग्नीशियम के बारे में आपको बताया, फिर आपको एल्यूमिनियम भी हम करवा चुके हैं, कैल्शियम के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक। तो ये सारे जो हैं धातुएं इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के यौगिक आपको पढ़ के रखना है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, वहाँ पर इसके यौगिक से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्लास नंबर 29 होगी और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट अभी हमारी धातुएं बची हुई हैं, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनके यौगिक को लेकर के, तो उसी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते, कल के लेक्चर में हमने तांबा भी देख लिया था, कॉपर, ठीक है। आज हम यहाँ देखेंगे जस्ते यानी जिंक से शुरू यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे कई बार कह चुके हैं कि शुरू के जो 50 आपके तत्व हैं, 50 जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनके आपको परमाणु क्रमांक रट लेने हैं और उनका क्रम भी याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है आवर्त सारणी में। तो देखिए जो जस्ता है या जिंक है इसका परमाणु क्रमांक है 30, क्या है 30, और जो जस्ता है वो जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन अयस्क के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये अयस्क क्या है, ये आपको जो आवर्त सारणी से संबंधित विभिन्न शब्दावलियाँ हैं, गैंग क्या कहलाती, फ्लेक्स क्या होता है, अयस्क क्या है, ये सारी चीज़ें भी बता चुके हैं, ठीक है। तो जो विभिन्न जो आपकी यहाँ पर आप धातुएं पढ़ रहे हैं इनके अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछ लिया था जो बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जैसे जस्ता है उसका जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो कई अयस्क होते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वही आपको याद रखने हैं। तो 50 प्लस आपको जो पूरी आवर्त सारणी में तत्व रहेंगे उनके आपको अयस्क याद कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जस्ता है इसका अयस्क है जिंक ब्लेंड, तो इसी से इस रूप में या फिर कैलामाइन भी इसी का अयस्क है, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्या, जिंक, Zn, ठीक है। इनके संकेत भी याद रखना, कभी कभी बिल्कुल फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिंक को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके भौतिक गुण क्या हैं, तो यह नीला, सफ़ेद, कड़ा और भंगुर होता है। नेक्स्ट है जस्ते के उपयोग देखिएगा, तो जो दानेदार जस्ता है तथा जस्ता चूर्ण के रूप में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है और लोहे को जंग से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और युद्ध क्षेत्र में जो धूम्रपट बनते हैं उसमें भी इसी का यूज होता है। अब जस्ते के यौगिक देखना आप, अभी हमने कल के जो लेक्चर था उसमें हमने नीला थोथा पढ़ा हुआ था और हरा थोथा, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपका सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कसीस इसको कहते हैं, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। जिंक सल्फेट को कहते हैं सफ़ेद कसीस, इसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो लिथोफॉन के निर्माण में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है लिथोफॉन के निर्माण में किस आपके धातु के यौगिक का उपयोग होता है, तो वो है जिंक सल्फेट और इसका उपयोग कैलिको छपाई में भी किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड जिसे कहते हैं फिलॉस्फर ऊल, यह प्रकृति में लाल जिंक अयस्क के रूप में पाया जाता है। अब इसका उपयोग देखिएगा, तो इसका उपयोग मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने में किया जाता है। कृत्रिम दांत बनाने में किसका उपयोग होता है, जिंक ऑक्साइड का, ZnO, ठीक है। नेक्स्ट है लिथोपॉन, लिथोपॉन जो है वो जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को ही लिथोपॉन कहते हैं। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड ZnS, इसका उपयोग कहाँ, तो स्फुरदीप्ति पर्दे बनाने में। चूहे विष के रूप में, ये क्वेश्चन बन चुका है, चूहा विष के रूप में किसका उपयोग होता है, तो वो है आपका जिंक फास्फाइड Zn3P2। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो है इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए, मतलब जो लकड़ी की वस्तुएं होती है उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो यदि उनसे लकड़ी को हमें बचाना है तो जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, उसके ऊपर जिंक क्लोराइड का लेपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिंक। नेक्स्ट धातु देखिए दिया गया है चांदी या सिल्वर, इसका संकेत होता है Ag, इसका परमाणु क्रमांक है 47। अब देखिए चांदी प्रकृति में संयुक्त और मुक्त दोनों रूपों में पाई जाती है और जो चांदी है वो विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। तो आपको ये पता होगा सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, ठीक है।
तो सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। अब देखिए चांदी का जो निष्कर्षण है वो किस अयस्क से, तो चांदी का जो प्रमुख अयस्क है वो है अर्जेंटाइट, ये याद रखिए। इसी अयस्क से चांदी का निष्कर्षण मैक आर्थर साइनाइड विधि से किया जाता है, तो ये विधि भी याद रखना, ठीक। अब चांदी के गुण देखिएगा, भौतिक गुण, तो चांदी एक चमकदार नीलापन लिए हुए श्वेत धातु है। यह बहुत ही आघातवर्ध और तन्य होती है, मतलब बहुत ही आघातवर्ध, मतलब इससे पतले चादर बनाए जा सकते हैं और खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है वो आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। इसके उपयोग देखिए, उपयोग कहाँ होता है चांदी का, तो आभूषण और सिक्के बनाने में, विद्युत लेपन और दर्पण पर कलाई करने में, चांदी के वर्क का उपयोग औषधि निर्माण में और दांतों के छिद्र भरने में भी इसी का यूज होता है। अब इसके यौगिक हम देखेंगे तो सबसे पहला जो यौगिक है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, हार्न सिल्वर इसको कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, अभी आपको कृत्रिम दांत बताया, अब यहाँ कृत्रिम वर्षा आ गया। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग खिंचाव बचाने और चांदी चढ़ाने, धोबियों के चिन्ह बनाने वाली जो स्याही होती है उसमें भी इसी का यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। इसका उपयोग मतदान लगाने वाली उंगली पर निशान लगाने में स्याही के रूप में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन चुका है, ठीक है। मतदान में जो आपके अंगुली के अंगूठे पर निशान लगाया जाता है स्याही का, वो किससे बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट से। इसका रंगीन बोतलों में इसको रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है, क्यों, क्योंकि चांदी जो है अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर लेती है और काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच क्या हो जाती है, इससे नष्ट हो जाती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको आपको कहीं एक जगह नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया चांदी और उसके यौगिक। अब देखिए सोना, जिसे गोल्ड कहते हैं, संकेत AU होता है। इसका जो है परमाणु क्रमांक 80 है। प्रकृति में सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है और यह प्रायः क्वार्टज के रूप में मिलता है। संसार के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 2% कहाँ पर ये उत्पादित होता है, तो हमारे इंडिया में होता है, भारत में होता है। और सबसे जो भारत है सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश भी माना जाता है। अब देखिएगा सोने का जो निष्कर्षण है वो किस अयस्क से किया जाता है, तो मुख्यतया कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसके अयस्क हैं, आपके सोने के, जिसे गोल्ड कहते हैं। AU इसका संकेत होता है। अब इसके हम भौतिक गुण देखेंगे तो देखिएगा जो सोना होता है यह एक कोमल, आघातवर्ध्य, तन्य और चमकदार पीले रंग की धातु है और यह सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है, तो वो आपका सोना ही है। आघातवर्ध्य का मतलब है जिसे खींचकर पतले चादर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है और यह एक भारी धातु भी होती है। अब हम इसके उपयोग देखेंगे कि इसका उपयोग होता कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो सोने का उपयोग आभूषणों के निर्माण में, दूसरा सिक्के बनाने में भी होता है। नेक्स्ट है सोने के जो लवण होते हैं वो फोटोग्राफी में काम आते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण के वर्क या पतली पन्नी छपाई और औषधियों में ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सोने को कठोर बनाने में इसमें क्या मिलाया जाता है, तो वो आपका तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। क्या मिलाया जाता है, तांबा। अब स्वर्ण की शुद्धता पूछता है कि स्वर्ण की जो शुद्धता है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, तो देखना स्वर्ण की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, कैरेट में। किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। और जो 100% शुद्ध सोना होगा वो कितने का होगा, तो 24 कैरेट का होता है। अब इसमें जो आपका अलग से जो तत्व मिलाया जाता है वो होता है तांबा। तो जो 22 कैरेट स्वर्ण होता है, 22 भाग इसमें सोना और शेष 2 भाग तांबा होता है। इस प्रकार जो सोना बन जाता है वो 24 कैरेट का हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध 100% सोना वो होता है वो तो 24 कैरेट का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि 20 इसी प्रकार 20 कैरेट स्वर्ण में 20 भाग सोना और 4 भाग तांबा मिला हुआ है।
तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सोने को किस में मापते हैं, इसकी शुद्धता को, तो कैरेट में, और 100% जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। फिर इसमें जो अलग से तत्व सोने को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है वो होता है तांबा। तो यदि आपसे कह दिया कि यदि सोने में 20 जो कैरेट भाग है वो सोना है, तो बताइए 2% भाग कौन सा मिलाया गया है, तो वो आपका तांबा होगा। ठीक है, अब इसके यौगिक देखना। सोने के यौगिक हैं, सबसे पहले है औरिक क्लोराइड AuCl3। इसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। अब रोल्ड गोल्ड, ये याद रखना, इससे सोने का कृत्रिम रूप कहा जाता है। मतलब जो रोल्ड गोल्ड है वो सोने का कृत्रिम रूप है, जिसे हम बेंटेक्स कह देते हैं। यह 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो रोल्ड गोल्ड है उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का ये मिश्रण है, तो बताइए कॉपर का कितना % है या फिर आपके एल्यूमिनियम का क्या % है। तो देखिए इसी तरीके से डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। यह देखने में तो सोने जैसा ही लगता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट देखिए आयरन पायराइड, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका तत्व प्लेटिनम। Pt इसका संकेत है। इसका परमाणु क्रमांक है 78। यह एक संक्रमण धातु है। अब संक्रमण जोड़ दिया मतलब आपको पता चल गया कि ये D ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है झूठा सोना किसे कहते हैं, आयरन पायराइड को। सफ़ेद सोना किसे कहेंगे, हरा सोना किसे कहेंगे, ठीक है, काला सोना किसे कहेंगे। तो देखिए जो प्लेटिनम है इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं और यह एक संक्रमण धातु है। परमाणु क्रमांक 78 है। संकेत इसका Pt है। याद रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिनम का उपयोग। तो प्लेटिनम का उपयोग आभूषणों, प्रयोगशाला के उपकरणों, इलेक्ट्रोडों में किया जाता है। नेक्स्ट है फाउंटेन, जो पेन होता है उसके निब की टिप बनाने में भी किसका उपयोग होता है, आपके प्लेटिनम का। नेक्स्ट देखना मरकरी या पारा जिसे कहते हैं Hg। इसका परमाणु क्रमांक है 80। पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, थोड़ी मात्रा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। अब जो पारा है या जो मरकरी है इसका जो अयस्क होता है वो है शनिवार। तो पारे का जो निष्कर्षण है वो शनिवार अयस्क से ही किया जाता है। नेक्स्ट है पारे के जो भौतिक गुण हैं देखना इसमें। यह चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान है। नेक्स्ट है यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। आपसे बताया था कि एकमात्र आपको धातु बतानी है जो किस रूप में है, आपकी द्रव में। नेक्स्ट है पारे के उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर यंत्रों में होता है। चांदी सोने के निष्कर्षण में और सिंदूर के निर्माण में, ये याद रखिए। अब देखना पारे के यौगिक हमें पढ़ना है। तो इसका पहला यौगिक है अमलगम। अमलगम देखना, पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे वर्मेलियन कहा जाता है। इसका उपयोग सिंदूर के रूप में तथा औषधियों में मकरध्वज के रूप में और जल रंग बनाने में किया जाता है। अब नोट पॉइंट याद रखना यहाँ पर, यदि हम पारे को लोह पात्र में रख देते हैं तो पारे को लोह पात्र में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में सामान्यतया मरकरी का वाष्प और आर्गन की गैस भरी रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ और एक कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, तो वो मरकरी की वाष्प ही होती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना और उतरना क्रम साफ स्वच्छ मौसम और तूफान के बारे में हमें संकेत देता है। नेक्स्ट है पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकता क्विक सिल्वर कहलाता है, ऑप्शन देगा तांबा, पारा, सीसा। तो याद रखना पारे को ही कहा जाता है क्विक सिल्वर। ठीक है, तो ये हुई आपकी इम्पोर्टेंट धातुएं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी अधातुएं, और अधातुओं की जो इसमें भी आपको बताएंगे कि जो अधातुएं हैं उनके क्या कुछ यौगिक हैं, हाइड्रोजन क्या है आपका, ऑक्सीजन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेंगे आपकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कवर नहीं होगी तब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि इस सेशन में कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट बनता है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।